हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर वन का 1 जुलाई 2024 शिफ्ट वन का पेपर करेंगे। इसके अलावा एसएससी सीपीओ के पेपर भी मैं डाल रहा हूँ। 3 पेपर अभी तक डाल दिए। आई होप कि आपने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं सीएचएसएल 2024 टायर वन का। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अभी 2 महीने बाद सीजीएल का पेपर है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीएचएसएल और सीपीओ दोनों के पेपर करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और जो अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से सीएचएसएल और सीपीओ दोनों के पेपर करके जाइए। तो चलिए आज अपन ये पहला पेपर करेंगे सीएचएसएल 2024 सीरीज में, जो कि हुआ था 1 जुलाई 2024 शिफ्ट वन को, मतलब पहली शिफ्ट जो कि होती है 9 से 10 बजे की। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 60% घरेलू खर्च पे खर्च कर देता है, वेतन का 20% रेंट पर खर्च कर देता है और बाकी जो बचता है उसका भी 80% ट्रस्ट को चला जाता है, डोनेट कर देता है। अब उसके पास 20,000 रुपए बचते हैं, तो उसकी सैलरी कितनी है ये अपन को बताना है। देखिए जब कभी भी सैलरी की बात की जाए तो अपन सैलरी को 100% मान लेते हैं। 100% मैंने सैलरी मान ली। बोला जा रहा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंस पे 60% खर्च किए जाते हैं और 20% रेंट पे खर्च किए जाते हैं। तो टोटल कितना खर्चा किया जाता है? 60 प्लस 20, 80%। अगर टोटल सैलरी 100% है, उसमें से 80% चला गया तो कितना बचा? 20% बचा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 20% अब उसके पास रह गए। 20% में से भी 20% का 80% ट्रस्ट को चला जाता है। इस 20% की वैल्यू जितनी होगी उसका 80% जो है वो ट्रस्ट को चला गया। तो अब उसके पास कितना बचा? अब उसके पास 20% बचा। ये 20% काय का है? टोटल के 20% का। और इसकी वैल्यू अपन को दे दी 20,000। दैट मीन्स कि 20% ऑफ 20% इज इक्वल टू 20,000। तो यहां पे अपन से टोटल सैलरी पूछ रहा है और टोटल सैलरी को अपन ने 100% माना है। देखिए यहां पे 2% के साइन आपको दिख रहे हैं। 1% के साइन को अपन फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालते वक्त अपन को सिर्फ और सिर्फ एक ही परसेंटेज की साइन की जरूरत है, दो की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपन 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको लिख लेता हूं मैं, 20 इंटू 1/100 इंटू 20%। इसकी वैल्यू हो गई 20,000। यहां पे जो भी कैंसिल आउट हो वो आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 20 से ये 5 बार में, 5 से ये 4 बार में और 4 से ये 5,000 बार में। दैट मीन्स 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 5,000। 1% की वैल्यू 5,000 आ गई। अपन को निकालनी है टोटल सैलरी, जिसको अपन ने 100% माना था। अगर 1% 5,000 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5,000 दैट इज 5 लाख। तो मैं बोल सकता हूं कि उसकी टोटल सैलरी जो है वो 5 लाख के बराबर है। अब ये उसकी मंथली सैलरी है या ईयरली सैलरी है, इसके बारे में अपन को नहीं बोला गया, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे मंथली एक्सपेंस या ईयरली एक्सपेंस ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन से जो पूछ रहा है वो अपन ने बता दिया। A and B can do a work in 10 days and 40 days respectively. A किसी काम को 10 दिन में कर देता है, B सेम काम को 40 दिन में करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क? तो जब दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए जब कभी भी काम की बात की जाती है तो सबसे पहले अपन को टोटल काम को मानना पड़ता है। कुछ वैल्यू में टोटल काम की मानूंगा, और वो कैसे मानूंगा? वो इन दोनों का एलसीएम लेऊंगा। तो 10 और 40 का एलसीएम 40। अब देखिए मैंने मान लिया कि टोटल काम है 40 यूनिट का। ए वो 40 यूनिट काम 10 दिन में कर देता है, तो हर दिन कितना काम करता होगा? 40/10, मतलब हर दिन वो 4 यूनिट काम करता है। इसी तरीके से बी वो 40 यूनिट काम 40 दिन में करता है, तो हर दिन कितना काम करता होगा? 40/40, मतलब 1 यूनिट काम करता है। देखिए जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो हर दिन कितना काम होगा? ए 4 यूनिट, बी 1 यूनिट, मिला के कितना हो गया? 5 यूनिट। तो हर दिन 5 यूनिट काम होगा। टोटल काम है 40 यूनिट, हर दिन 5 यूनिट किया जाएगा तो कितने दिन लगेंगे? 40/5, मतलब 8 दिन। तो 8 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा अगर दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो।
two parallel chords on the same side of the center of circle are 12 centimeter and 20 centimeter long and the radius of the circle is 5 root 13 centimeter। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि दो पैरेलल कोड है और वो सेंटर की सेम साइड पे है, मतलब एक कोड कुछ इस तरीके से हो गई तो दूसरी कोड भी इसी साइड पे सेंटर के, वो इस तरीके से। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाली कोड छोटी है तो उसकी लेंथ भी कम होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर वाले कोड की लेंथ 12 सेंटीमीटर हो गई और नीचे वाली कोड बड़ी है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। रेडियस अपन को दे रखी है सर्किल की 5 रूट 13 सेंटीमीटर। अपन से इन दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। देखिए जब कभी भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है इसका मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आता है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अपन बात करते हैं। तो यहां पे अपन करेंगे क्या, इस सेंटर से इन दोनों कोड पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहां पे भी परपेंडिकुलर और यहां पे भी परपेंडिकुलर। अब देखिए अपन एक बात जानते हैं, जब कभी भी सर्किल में सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर उन कोड को बाइसेक्ट करता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 12 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, और अगर ये 20 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो अब अपन यहां पे देखिए करेंगे क्या, इधर भी मैं इसको रेडियस बना देता हूं, तो ये भी कोई सेम रेडियस है तो 5 रूट 13 के बराबर ही होगी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, इनका नेमिंग कर देते हैं OAB OCD। देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक तो बन गया OAB और एक बन गया OCD। दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं मैं तो मेरे को OB और OD की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आसानी से आप लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ है। अगर मैं OAB में बात करूं तो मेरे पास OA हाइपोटेनियस है, AB बेस है, परपेंडिकुलर OB मेरे को फाइंड आउट करना है, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 रूट 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे अपन परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 5 रूट 13 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा, देखिए 25 इंटू 10 तो 250, 25 इंटू 3 75, तो 250 और 75 325, 325 माइनस 100 मतलब 225, तो 225 जो कि होता है अपने पास 15 का, तो ये आ गई 15। दैट मीन्स OB आ गया 15 के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल OCD में OD निकालू तो OD कितना हो जाएगा अपने पास, OD इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 रूट 13 का स्क्वायर जो कि अपने हाइपोटेनियस है माइनस, यहां पे अगर आप बेस देखेंगे तो बेस आपके पास 6 के बराबर है, तो 5 रूट 13 तो मतलब सेम 325, 325 माइनस 36, 325 में से अगर 36 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 289। 289 का मतलब होता है 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो मैं बोल सकता हूं रूट 289 हो गया 17 के बराबर। तो यहां से OD अपने पास 17 आ गया। अब देखिए अपन को निकालना है इन डिस्टेंस बिटवीन दी कोड्स, मतलब BD की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है, तो मैं बोल सकता हूं BD इज इक्वल टू OD माइनस OB। OD है 17, OB है 15, तो 17 माइनस 15 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो BD कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। एक कंपनी हैज 5 प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स। एक कंपनी के 5 प्लांट है, यहां पे आप देख सकते हैं ABCDE के नाम से। ईच प्लांट मैन्युफैक्चर लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी। लोकल क्वालिटी जो है वो आपको ब्लू कलर में दिखा रखा है और एक्सपोर्ट क्वालिटी ब्राउन कलर में दिखा रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी यूनिट्स ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसका लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का रेशियो अपन को निकालना है। तो देखिए हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे निकाले अपन, कैसे पता करें कि कौन सा हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दो तरह की, एक हो रही है लोकल क्वालिटी और एक हो रही है एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो हाईएस्ट का मतलब है कि जिसमें लोकल और एक्सपोर्ट का सम सबसे ज्यादा है वो अपनी हो जाएगी हाईएस्ट के बराबर। तो यहां पे सबसे पहले तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि हाईएस्ट कौन सा है। तो इसके लिए अपन को इन सब में लोकल और एक्सपोर्ट का सम निकालना पड़ेगा। 420 प्लस 140 कितना हो जाता है मिला के, ये हो गया आपके पास 560। इसी तरीके से 350 प्लस 150 कितना हो गया
ये हो गया अपने पास 500, 360 प्लस 120 कितना हो गया 480, 80 प्लस 440 कितना हो गया 520, और 440 प्लस 110 कितना हो गया 550। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सा है, प्लांट ए। इसमें अपन को लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का रेशियो लेना है। तो लोकल क्वालिटी जो है वो ब्लू कलर की है, दैट इज 420। इसका रेशियो लूंगा मैं 140 के साथ, तो 140 का 3 बार में हो जाता है, दैट मीन्स 3:1। ऑप्शन नंबर 1। The surface area of a cube is 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए सरफेस एरिया क्यूब का दे रखा है, जो कि अपन डायरेक्ट जानते हैं इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर के बराबर। दिस इज इक्वल टू 486। तो यहां पे मैं सबसे पहले 6 से कैंसिल आउट कर लेता हूं। 6 से ये कितने बार में चल गया, 6 का 8 बार में 48 और 1 बार में, तो a स्क्वायर इक्वल टू 81, मतलब एक कितना आ जाएगा 9 के बराबर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81। तो वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है। कोई भी क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब के बराबर। तो 9 का क्यूब अपन डायरेक्ट जानते हैं इक्वल टू 729। ऑप्शन नंबर 4। गिवन दैट द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर चॉइस एंड नो रेस्पेक्टिवली एंड DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए आप चाहे तो दोनों ट्राइंगल को बना भी सकते हैं, उससे थोड़ा अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाता है, चीजें ज्यादा अच्छे से दिखने लग जाती है। तो ABC और DEF बोला जा रहा है कि पेरीमीटर इनका अपन को दे रखा है, इसका पेरीमीटर है 24, इसका पेरीमीटर है 9। इसके अलावा DE की वैल्यू अपन को दे रखी है 3 के बराबर। तो अपन को ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF का रेशियो, एरिया का रेशियो अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, जब कभी भी अपन को पेरीमीटर ट्राइंगल्स के दे रखे हैं तो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर के बराबर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, इसका स्क्वायर। तो यहां पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 24 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर। तो यहां पे देखिए आपके पास कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 3 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं इसको चॉइस इंटू चॉइस बटा 9 इंटू 9 लिख लेता हूं। तो 3 से 8 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, तो कितना हो गया 8 8 जा 64 इज टू 3 इंटू 3 9। तो रेशियो कितना हो गया 64 इज टू 9 का। अब यहां पे अपन को ये जो DE दे रखी है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। होता क्या, आप पेरीमीटर की मदद से साइड का रेशियो निकालते जो कि डायरेक्टली इक्वल होता है, पेरीमीटर का रेशियो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और फिर वहां से आप इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालते हैं जो कि क्या होता है साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो यहां पे अपन साइड के रेशियो का स्क्वायर यूज करने की जगह डायरेक्ट पेरीमीटर का रेशियो का स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो बराबर होता है, इसलिए उनको अलग अलग इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट पेरीमीटर के रेशियो से भी अपना काम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बट नॉट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए बोला जा रहा है कि इक्वल कोड्स जो होती है वो इक्विडिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक कोड है और एक ये कोड है, दोनों की लेंथ बराबर है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है। तो बोला जा रहा है कि ये इक्विडिस्टेंस होगी सर्किल के सेंटर से। तो ये एकदम सही बात है भैया, मैं बोल सकता हूं। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं, तो देखिए इसको अगर अपन चाहे तो थोड़ा सा अपन विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसा कि ये होगी रेडियस और ये होगी इसके लिए रेडियस, रेडियस की वैल्यू दोनों के लिए बराबर होगी। और अगर ये दोनों कोड बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाता है
तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर इसकी आधी वैल्यू ए है और इसकी भी आधी वैल्यू ए है, क्योंकि दोनों कोड बराबर है तो उनका हाफ पार्ट भी बराबर होगा। तो अगर आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दोनों ही केस में ये जो वैल्यू है ये आपको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि सर्किल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है कोड। ये बात एकदम सही है। दूसरा अपन को बोला जा रहा है कि इक्वी डिस्टेंस तो होती है लेकिन इक्वल एंगल सबटेंड नहीं करती। क्या इक्वल एंगल सबटेंड नहीं करेगी क्या? सोच के देखिए। अब आप यहां पे देखिए, जब अपने पास ए आर और स्क्वायर रूट आर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? दोनों ट्राइंगल एकदम सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल का एंगल भी बराबर होगा। अगर एंगल बराबर होगा तो क्या सर्किल के सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। तो ये जो अपना ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि इक्वल एंगल सबटेंड नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है, इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो ये सही आंसर नहीं है। दूसरे पे चलते हैं। इफ टू सर्किल्स टच ईच अदर, चलिए दो सर्किल बना लेते हैं। बोला जा रहा है कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करता है। तो क्या ये बात सही है क्या? तो देखिए ये बात एकदम सही है। जब कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है हमेशा उसी पर लाई करता है। मैं बोल सकता हूं कि ये सही है, तो यही अपना आंसर है। थर्ड और फोर्थ को चेक करने की वैसे अपन को जरूरत नहीं है। व्हाट विल बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट 5 डिजिट नंबर 627x5 becomes divisible by 9? 627x5 ये 9 से डिविजिबल कब होगा? तो देखिए अपन जानते हैं कि 9 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होता है जब उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सम ऑफ डिजिट के लिए 2 + 7 9 बनता है, तो इसको हटा देते हैं। 6 + 5 11, 11 + x, ये जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मेरे को x को स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैं ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर लूंगा जो ये 9 का मल्टीपल आ जाए। तो देखिए 9 तो नहीं ले सकते क्योंकि 11 आ गया। 11 से छोटा तो नंबर नहीं हो सकता। 11 से बड़ा जो 9 का मल्टीपल हो वो क्या होता है? वो होता है 18। दैट मीन्स कि इसका सम 18 के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए x कितना हो जाएगा? 18 - 11 7। मतलब मैं बोल सकता हूं कि x की सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए ये पूरा 9 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? 7 के बराबर। द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ टू स्फेयर इज गिवन एज 1:4। दो स्फेयर के डायमीटर का रेशियो अपन को दे रखा है। द लार्जर स्फेयर इज मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्फेयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टन मटेरियल। द स्मॉलर स्फेयर इज मेल्टेड एंड 27 आइडेंटिकल स्फेयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टन मटेरियल। If the ratio of the volume of each of the 125 identical sphere to the volume of each of the 27 identical spheres is given as 1:m, what is the value of m? तो देखिए यहां पे अपन को दो स्फेयर के डायमीटर का रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं सो दैट कि रेडियस निकालना आसान हो जाए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:8। तो यहां पे अगर मैं मानूं कि एक स्फेयर का डायमीटर 2 के बराबर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर। और दूसरे वाले स्फेयर का डायमीटर अगर 8 के बराबर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 के बराबर। तो अब देखिए बड़े वाला स्फेयर, बड़ा स्फेयर कौन सा होगा? जिसकी रेडियस बड़ी होगी। रेडियस कौन सी कितनी बड़ी है? 4 है। तो 4 वाले को 125 आइडेंटिकल स्फेयर में पिघलाया गया है। चलिए ठीक है। तो उससे रेडियस कितनी हो जाएगी छोटे वाले की? हर छोटे वाले स्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी ये अपन निकाल लेते हैं। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। दिस इज इक्वल टू 125 आइडेंटिकल स्फेयर्स, सबका 4/3 πr3 ही होगा। तो यहां पे r-2 का क्यूब मैं मान लेता हूं। 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। r2 अपने पास 4 के बराबर है, 4 का क्यूब 64। दिस इज इक्वल टू 125 इंटू r2 डैश का क्यूब। तो यहां से देखिए r2 डैश का क्यूब अपने पास कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 64/125
तो यहां से R2 डैश या फिर R2 डैश का क्यू भी रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से अगर मैं छोटे वाले स्पेयर की बात करूं तो वहां से R1 डैश का क्यूब कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाय कितने स्पेयर्स में ब्रेक किया था, 27 स्पेयर्स में, 1/27। बोला जा रहा है कि ईच ऑफ दी 125 आइडेंटिकल स्पेयर का जब 27 आइडेंटिकल स्पेयर के साथ वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं तो वो 1:m का होता है। देखिए अपन जानते हैं जब कभी भी वॉल्यूम का रेशियो लिया जाता है स्पेयर का तो वो पूरी तरीके से रेडियस के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा R2 डैश का क्यूब अपॉन R1 डैश का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 64/125 डिवाइड बाय 1/27 एंड दिस इज इक्वल टू 1/m। तो यहां से अपन को m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कट तो आपके पास नहीं पाएगा, तो इसको नॉर्मल तरीके से लिख देते हैं। 1/27 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 27/125 एंड दिस इज इक्वल टू 1/m। तो यहां से m की वैल्यू अपने पास आ गई 125/64 इंटू 27। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन है जिसमें न्यूमरेटर आपको 125 दिखेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 125/1728। A motorcycle covered the first 60 kilometer of its journey at an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत के 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से एवरेज स्पीड से कवर करता है। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी दैट इज 90 किलोमीटर बस 45 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द होल जर्नी द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वाज। तो एवरेज स्पीड अपन को फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है, सबसे पहले तो 60 किलोमीटर चला, फिर 90 किलोमीटर और चला, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम अपन को नहीं दे रखा, टाइम अपन निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए पहले केस में 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलता है तो टाइम हो जाएगा 60/40। दूसरे केस में 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से चलता है तो टाइम हो जाएगा 90/45। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले तो 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, ये तो 45 का 2 बार में हो गया। 60 प्लस 90 150 बटा 3/2 होता है 1.5, 1.5 प्लस 2 मतलब 3.5, 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो, तो ये कितना हो गया 150 इंटू 2/7 दैट इज 300/7। तो यहां से 7 4 जो 28, 20 7 दूनी 14, तो 42 6/7 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 42 6/7 किलोमीटर पर आवर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है तो देखिए आसानी से अपन कर सकते हैं इसको। जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तो अपन बोर्ड मास से चलते हैं। यहां पे ब्रैकेट वगैरह नहीं दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन भूल जाइए। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ भी यहां पे नहीं दे रखा तो उसको भी भूल जाइए, सीधा अपन चलते हैं डिवाइड पे। देखिए जब कभी भी बोर्ड मास का सवाल हो तो उसको प्लस और माइनस से आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब है कि प्लस और माइनस को आखिरी में करिए, उसके अलावा जो कुछ भी हो उसको आप साथ में करते जाइए। तो यहां पे जैसे कि इधर एक प्लस है और इधर एक प्लस है तो इसके बीच की जो चीज है इसको मैं एक साथ कर सकता हूं। सेम तरीके से यहां पे एक माइनस है तो इसके बाद की जो चीज है उसको मैं साथ में कर सकता हूं। 28 डिवाइडेड बाय 35, तो सबसे पहले जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हमेशा बोर्ड मास का क्वेश्चन करते वक्त लेफ्ट टू राइट चलना होता है। लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहले जो आता है वो करना है। सबसे पहले क्या आता है डिवाइड, डी, डी मतलब डिवाइड। तो 28/35, 28/35 ये हो गया अपना डिवाइड। अब करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 का 4 बार में, 7 का 5 बार में, 5 का 3 बार में, 4 दिए 12, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 12। तो ये बन गया 3 + 12 + 4 और 3 × 4 भी 12, तो -12, +12 से -12 कैंसिल आउट, 3 + 4 7, ऑप्शन नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं क्या दे रखा है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन ए स्कूल विच आर डिस्प्लेड इन द लेफ्ट साइड पाई चार्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5000। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन को दे रखे हैं 5000 के बराबर।
इन द राइट साइड पाई चार्ट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1550 एंड देयर परसेंटेज ब्रेकअप एनरोल्ड इन दीज एक्टिविटीज। तो जो टोटल गर्ल्स है वो 1550 के बराबर है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 5000 माइनस 1550। अगर उसकी जरूरत पड़ी तो अपन देख लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन क्राफ्ट फॉर्म्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है स्कूल में 5000। बोला जा रहा है कि गर्ल्स जो क्राफ्ट फॉर्म में एनरोल्ड हुई है वो टोटल का कितना परसेंट है। तो क्राफ्ट फॉर्म में कितनी गर्ल्स एनरोल्ड हुई है, 22%। टोटल गर्ल्स कितनी है, 1550। तो 1550 का 22% जो वो है क्राफ्ट फॉर्म में एनरोल्ड होने वाली गर्ल्स है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 22% ऑफ 1550, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से 11 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से 31 बार में। तो 31 इंटू 11 तो कितना हो गया, 341। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 341 गर्ल्स क्राफ्ट में एनरोल्ड हुई है। अपन से पूछा जा रहा है कि ये टोटल का कितना परसेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने, 5000। तो 341 बटा 5000 इंटू 100%। 2 जीरो गया, तो ये कितना हो गया, 50 से इसको कर लेते हैं, 5 का 6 बार में 30, 41, 8 बार में 40 और 2 बार में 10। तो ये हो गया 68.2%, सॉरी 6.82%, माय मिस्टेक। सिक्स पॉइंट 82%, ऑप्शन नंबर 2। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एक एबीसी जहां पे एंगल भी 90 के बराबर है, तो एबीसी, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक बात है। इफ कोसेक ए इक्वल टू 2√2, कोसेक ए अगर 2√2 के बराबर है तो यहां से अपन को क्या मिल रहा है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मिल रहा है, क्योंकि कोसेक इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज इक्वल टू 2√2, जिसके नीचे में कोई नहीं होता उसके नीचे में 1 होता है। डेनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं है तो उसको अपन 1 मान सकते हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि हाइपोटेनियस हो गया 2√2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। हाइपोटेनियस देखिए हमेशा फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, दिस इज इक्वल टू 2√2। लेकिन परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अगर एंगल ए की बात की जा रही है तो एंगल ए के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब बीसी लाइन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी। यहां से अपन बेस निकाल सकते हैं। एंगल ए के लिए बेस कौन सी लाइन है, ए बी लाइन। जो एंगल के साथ जुड़ी होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो एंगल के सामने होती है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर एंगल सी के लिए मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो उसके सामने कौन है, ए बी। ए बी जो है वो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, लेकिन ए बी एंगल ए के लिए बेस का काम करेगी। तो यहां से हाइपोटेनियस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। 2√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7, मतलब √7। तो ये आ गया अपने पास √7 के बराबर। अपन से पूछ रहा है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। चलिए निकाल लेते हैं। साइन ए कितना हो जाएगा, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अभी भी मैंने बोला ए के लिए 1, हाइपोटेनियस सेम रहती है 2√2 इंटू कोस सी। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए बेस कौन होगा, 1 होगा, और हाइपोटेनियस तो सेम 2√2 प्लस कोस ए। कोस फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल ए के लिए बेस √7 होगा और हाइपोटेनियस वही 2√2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी। साइन वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर √7 होगा और हाइपोटेनियस सेम 2√2। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 प्लस 7 बाय 8, दैट इज 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन P इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दैट ऑफ लाइन Q इज x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहां पे अपन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल दे रखा है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल काफी टाइम से एसएससी नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब वापस से वो पूछने लगा है। दैट मीन्स आप मान के चलिए कि सीजीएल के पेपर में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल आ सकते हैं। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ी हुई है ये सोच के कि पिछले 4-5 साल से सवाल नहीं आ रहे, अगर ये सोच के छोड़ी हुई है तो प्लीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर लीजिए।
CHSL में अगर क्वेश्चन आया तो CGL में भी क्वेश्चन आएगा। लाइन P की इक्वेशन और लाइन Q की इक्वेशन अपन को दे रखी है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए एक तरीके से ये दो लाइनें हैं, एक लाइन है ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक लाइन है ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी दो लाइन आपको दे रखी है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, x और y की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बचपन से अपन करते जा रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो मैं यहां से आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। प्लस y और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो x प्लस x 2x, 3 प्लस 5 8। तो यहां से x कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 4 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में मैं अगर x की वैल्यू डाल दूं तो मेरे को y मिल जाएगा। तो अगर जैसे दूसरी वाली इक्वेशन में डालूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो y आ गया 1। देखिए x और y तो आपको मिल गए, लेकिन बात यह है कि इनको जमाते कैसे हैं। तो x और y हमेशा x, y फॉर्मेट में होते हैं। जब कभी भी दो लाइन की इक्वेशन x और y में दे रखी है तो उन लाइन के कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अपन x, y के फॉर्म में जमाएंगे। तो यहां पे x कितना है 4 और y कितना है 1। तो इसका आंसर क्या होगा 4, 1। अगर आप गलती से y, x में जमा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1, 4, जो कि गलत है, क्योंकि हमेशा x, y में ही जमाया जाता है, कभी भी y, x नहीं जमाया जाता। इस बात को ध्यान रखना है, x कोऑर्डिनेट पहले आता है, y कोऑर्डिनेट बाद में आता है। इफ PQ एंड PR आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर O। चलिए सेंटर O बना लेते हैं। यहां पे दो टेंजेंट से PQ और PR दोनों सेम पॉइंट से खींच रहे हैं, पॉइंट P से। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट P सर्किल के बाहर होगा। एक टेंजेंट तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया Q और ये पॉइंट हो गया R। एंगल QOR के बराबर, QOR दे रखा है अपन को, ये कितने के बराबर है 150 डिग्री के बराबर। और एंगल QPR अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी कि जब कभी भी टेंजेंट और रेडियस सर्किल के ऊपर मिलती है तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 90 हो गए तो मिला के कितने हो गए 180 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। 180 चला गया तो ये बाकी दो एंगल जो बचे ये कितने के बराबर होंगे, ये भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। दैट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों आमने सामने के जो एंगल है ये मिला के अगर 180 के बराबर होंगे, एक एंगल 150 है तो ये एंगल कितने का होगा 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल QPR इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। A shopkeeper marks up the price of the oil by 40% and uses a faulty machine which measures 15% less। देखिए जब कभी भी फॉल्टी मशीन की बात की जाए तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे चलिए। बोला जा रहा है कि मार्क अप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाय 40%। मतलब मैं मान लूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो 40% मार्कअप किया है, मतलब मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 140%। बोला जा रहा है कि फॉल्टी मशीन यूज कर रहा है जो कि 15% लेस तोलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 100 ग्राम का चीज है, या जैसे ऑयल की बात की जा रही है तो लीटर ml की बात कर लेते हैं। अगर कोई 100 ml ऑयल है तो कोई ग्राहक 100 ml ऑयल मांगने आया लेकिन 15% लेस तोला। इसका मतलब यह हुआ कि जो मशीन है वो 85 ml ही तोलेगी, लेकिन ग्राहक को क्या लगेगा कि मशीन ने 100 ml तोला है, क्योंकि उसमें लिख के क्या आएगा 100 ml, लेकिन असलियत में मशीन खराब होने की वजह से 85 ml तोल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दुकानदार है उसको कॉस्ट प्राइस केवल और केवल 85 ml का पड़ा, लेकिन उसको सेलिंग प्राइस कितने का मिल रहा है। जो ग्राहक है वो पूरे 100 ml के पैसे देके जाएगा, तो उसको जो पैसा मिल रहा है वो पूरे 100 ml का मिल रहा है। बोला जा रहा है कि अगर शॉपकीपर 32% का डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस को 100% मानने के बाद मार्क प्राइस कितनी हो गई थी 140%, 32% का डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी
140 पे 32% का डिस्काउंट, कोई भी चीज को अगर अपन 100% मानते हैं तो 32% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी बन जाती है? 68%। मतलब 140 का 68%। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, इसके अलावा और तो कट नहीं पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चाहे तो डिस्काउंट में आप निकाल सकते हैं, निकाल ही देते हैं। चलिए 5 का एक बार में, 5 3 15 और 6 बार में, तो 7 6 42 की 2, 4 कैरी चला गया, 7 3 21 और 4 25, 2 कैरी चला गया, तो 95.2%। तो सेलिंग प्राइस बन गई 95.2%। मतलब 100 रुपए के सामान को वो 95.2% में, मतलब 95.2 रुपीज में बेच रहा है। तो यहां से अपन कंबाइंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ तो ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा कैंसिल आउट, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि असलियत में 85 रुपए की चीज को वो 95.2 रुपए में बेच रहा है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट है? कितना? 10.2 रुपीज का प्रॉफिट है। कितने पे? 85 पे। तो यहां से अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज उसको कितना होगा वो यहां से मिल जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। थोड़े ऑप्शंस इस तरीके से, कोई बात नहीं। 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 17 से ये कैंसिल आउट हो जाता है। 17 का ये कितनी बार में हो जाएगा? 0.6 टाइम्स। तो 20 इंटू 6 120, मतलब ये कितना आ गया अपने पास? 12%। तो देखिए 12% का प्रॉफिट है, क्योंकि 85 रुपीज की चीज को वो 95.2 रुपए में बेच रहा है। मतलब क्या हो गया? 12% का प्रॉफिट। द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखे हैं 5 स्टूडेंट के 5 अलग अलग सब्जेक्ट में। अपन से पूछा जा रहा है व्हाट आर द मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय मोहन। तो मोहन के टोटल कितने परसेंट मार्क्स आए ये बताना है। तो देखिए फिजिक्स जो है वो 300 नंबर का है और मोहन को 80% मार्क्स मिले। ये जितने भी दे रखे हैं ये अपन को परसेंटेज दे रखी है, एक्चुअल मार्क्स नहीं दे रखे। 80% कितने में से? 300 में से। इसी तरीके से मैथ में 60% मार्क्स मिले, कितने में से? 300 में से। तो मोहन के मार्क्स अपन को फाइंड आउट करने परसेंटेज में, टोटल परसेंट। तो सबसे पहले तो अपन करेंगे कि फिजिक्स में मोहन के कितने मार्क्स आए? 80% ऑफ 300। तो 80% ऑफ 300 निकाल लेते हैं। कितना होएगा 80% ऑफ 300? 240। तो 240 नंबर आए। इसी तरीके से मैथ में कितने नंबर आए? 60% ऑफ 300। 60% ऑफ 300 मतलब 180। 2 जीरो कट जाएगा। इसी तरीके से 70% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 70। म्यूजिक में आए 70 नंबर। इसी तरीके से हिंदी में 95% मार्क्स आए, कितने में से? 100 में से। तो 100 का 95% अगर आप निकालेंगे तो वो इक्वल टू 95 भी हो जाएगा। और बोटेनी में 80% मार्क्स आए, कितने में से? 200 में से। तो 80% अगर आप निकालेंगे 200 का तो वो कितना आ जाएगा? 160। तो यहां से आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स अपन को पता चल जाएंगे मोहन के। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 3 कैरी चला गया, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 745। तो टोटल मार्क्स आए मोहन के 745। कितने में से? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 100 700 प्लस 800 प्लस 1000, मतलब 1000 में से 745 नंबर आए। तो परसेंटेज कितना हुआ? 74.5%। दैट मीन्स कि ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स कितने आए? 74.5 के बराबर। तो यही अपन से निकालना था। चलिए आसान सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। Radhika requested the cashier of a bank to get her coins in lieu of her check worth rupees 1845. Cashier gave her a packet containing 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए coin in the ratio of 3:5:7. What is the total worth of the smallest coin received by her? तो देखिए 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के कॉइन 3:5:7 के रेशियो में दिए। तो टोटल वैल्यू कितनी मिली? मैं मान लेता हूं कि अगर रेशियो अपन को दे रखा है तो मैं मान लेता हूं कि भैया 3x तो जो है 5 रुपए के कॉइन है, 5x 10 रुपए के कॉइन है और 7x 20 रुपए के कॉइन है।
तो टोटल रुपीज कितना हुआ, 3x कॉइन है 5 रुपए के, तो टोटल कितना हो गया, 5×3 = 15x। इसी तरीके से 5x कॉइन है 10 रुपए के, तो 10×5 = 50, तो टोटल हो गया 50x। इसी तरीके से 7x कॉइन है 20 रुपीज के, तो 7×20 140, तो टोटल हो गया 140x। दिस इज इक्वल टू 1845, क्योंकि उसके पास टोटल मनी कितनी थी 1845, उसी को कैशियर ने 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के कॉइन में ब्रेक किया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जितना होगा उतना ही 1845 होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, 50 + 140 190, 190 + 15 205, तो 205x = 1845। तो 205 से कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, कितनी बार में जाएगा, मेरे हिसाब से 9 बार में चला जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है 9 बार में, तो x = 9। तो देखिए x = 9 आ गया। अपन से बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाय हर, टोटल वर्थ। तो स्मॉलेस्ट कॉइन मतलब कितने रुपए का, 5 रुपए का, ये हो गया स्मॉलेस्ट कॉइन। 5 10 20, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5 रुपए का। तो 5 रुपए के टोटल कितने कॉइन मिले उसको, 3x, x की वैल्यू 9 है, तो 3x कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, तो 27 कॉइन मिले 5 रुपए के, हर कॉइन 5 रुपए का है, तो टोटल वर्थ कितनी हो गई उन 27 कॉइन की, 27 × 5, दैट इज इक्वल टू 135 रुपीज। तो स्मॉलेस्ट कॉइन की टोटल वर्थ कितनी हो गई, 135 रुपीज। In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at the rate of 26/7% per annum? तो कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 26/7% पर एनम। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपीज चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहां से देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी 100, प्रिंसिपल भी 100 इंटू रेट, रेट अपन को दे दी 26/7, तो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, मतलब 20/7 इंटू टाइम अपन को निकालना है बाय 100। 100 से तो 100 गया, 20 से 5 बार में, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, 5 × 7 मतलब 35 ईयर। तो मैं बोल सकता हूं कि 35 ईयर्स के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। पाई चार्ट अपन को दे रखे, which two combined have the same number of students as the other। चलिए, which two combined, कौन से दो कंबाइन करने पे सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं एज दी अदर, अदर मतलब ये 48%, तो कौन से दो को कंबाइन करने पे 48% आ जाता है। तो यहां पे आसान सा सवाल है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, इन चारों में अपन चेक करेंगे। पीजी प्लस एमफिल, पीजी कितना है 39% और एमफिल है 4%। 39 + 4 करूंगा तो कितना आएगा, 43 आएगा। क्या ये 48 के बराबर है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। पीजी प्लस पीएचडी, पीजी 39 है, पीएचडी 9 है, 39 + 9 कितना होता है 48। तो अब आप यहां पे देखिए ये 48 के बराबर आ गया, दैट मीन्स यही अपना आंसर होगा। बाकी और को चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर होता है, अगर एक आंसर मिल गया तो बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। आप चाहे तो अपनी सहूलियत के लिए आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर और अदर वन ये अलग से दे रखा है, तो एंटरप्रेन्योर 14% है, तो जैसे एंटरप्रेन्योर प्लस पीजी तो 14 + 39 50 के ऊपर चला गया, 53% हो गया, तो 48 के बराबर तो नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर प्लस पीएचडी, पीएचडी 9 है और एंटरप्रेन्योर 14, 14 + 9 कितना हो गया 23% ही रह गया, ये तो ये भी 48 के बराबर नहीं हो, तो 48 के बराबर क्या हुआ, पीजी प्लस पीएचडी। If Arun's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%, then how much percent did he lose? देखिए पहले 50% घटती है, फिर 50% बढ़ती है, तो ओवरऑल कितने परसेंट का नुकसान है ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, जब कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात की जाती है तो x1 + x2 प्लस x1 x2 बाय 100%। यहां पे x1 और x2 को उनके साइन के साथ लेंगे, मतलब अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन, तो x1 हो गया -50 प्लस x2 हो गया 50 प्लस -50 × 50 बाय 100। तो देखिए ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा,
-50 इंटू 50, 50 इंटू 50 कितना, 2500, 2500 बटा 100, 25, तो -25। दैट मीन्स कि 25% का ओवरऑल डिक्रीज होगा। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। 25% मतलब ओवरऑल डिक्रीज कितना हो गया, 25% का। देखिए जब कभी भी सेम नंबर में डिक्रीज और इंक्रीज किया जाता है तो हमेशा लॉस ही होता है, और लॉस कितने के बराबर होता है, इन दोनों के मल्टीपल बाय 100 के बराबर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अपन ने क्या है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम नंबर थे, प्लस और माइनस साइन के साथ है तो आपस में कैंसिल आउट होंगे ही सही। आंसर किसके ऊपर रह गया, इन दोनों का मल्टीपल बाय 100, दैट इज 25। ए शॉपकीपर डिसाइड्स टू राइज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। मार्क प्राइस को भी उसने 40% से बढ़ा दिया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं मार्क प्राइस को 100% मान लू तो जो नई मार्क प्राइस होगी, न्यू मार्क प्राइस, वो कितनी हो जाएगी, 40% बढ़ाया मतलब 140%। तो न्यू मार्क प्राइस हो गई 140%। बोला जा रहा है हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही अलाउ टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस। तो नई मार्क प्राइस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट वो दे सकता है कि वो उसकी सेलिंग प्राइस ओरिजिनल मार्क प्राइस के बराबर बन जाए। ओरिजिनल मार्क प्राइस कितनी है, 100 के बराबर। नई मार्क प्राइस कितनी हो गई, 140। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट देगा, 40 रुपए का डिस्काउंट देगा। 140 माइनस 100 मतलब 40, कितने पे, 140 पे। तो यहां से आप परसेंटेज निकाल लीजिए, जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 से 20 बार में, 2 से 7 बार में, 7 से 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, 7 8 जा 56। या फिर जो भी अपन को ऑप्शन है वो सारे फ्रैक्शन में, तो फिर अपन इसको फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 200/7, मतलब 7 दूनी 14, 60, 7 8 जा 56, तो 28 2/7%, सॉरी 28 4/7, ऑप्शन नंबर 2। A largest possible sphere is carved from a cube of side 14 सेंटीमीटर. What is its volume? लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर को क्यूब में से निकाला जा रहा है, उसका वॉल्यूम अपन को बताना है। तो देखिए क्यूब की साइड अपन को दे रखी है। जब कभी भी लार्जेस्ट स्पेयर की बात की जाती है तो उसका जो डायमीटर होता है वो क्यूब की साइड के बराबर हो जाता है। ये क्यूब है जैसे, तो जो लार्जेस्ट स्पेयर इसके अंदर में आएगा उसका डायमीटर क्यूब की साइड के बराबर हो जाएगा। क्यूब की साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर की, तो डायमीटर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है 7 के बराबर। तो एक साथ से तो एक साथ गया, और तो कुछ भी नहीं जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ लेकिन यूनिट डिजिट से भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट भी अगर आप देखेंगे तो सेम है। आंसर इतना तो पक्का है कि इन दोनों में से ही कोई होगा, ये तो नहीं हो सकता, सोल्व करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 4, 9 चौको 36, और 40 इंटू 4 160, 160 प्लस 36 196, तो 196 इंटू 22/3 कितना हो जाएगा, ये देखिए 7। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं इसको, 22 को आप लिख सकते हो 21 प्लस 1, तो इसको अगर अच्छे से लिखना चाहो तो 196 इंटू 21 प्लस 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 से ही 7 बार में 7 इंटू 196 कितना हो जाता है, 7 6 जा 42 की 2, 4 कैरी चला गया, 9 7 जा 63 और 4 67, 6 कैरी चला गया, 7 और 6 13, प्लस 196/3, दिस इज इक्वल टू 1372, प्लस 196/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 6 बार में 18, 5 बार में 15, 65 1/3, तो 1372 प्लस 65 1/3 दैट इज इक्वल टू 14371/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes.
देखिए एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, वो 3 घंटे 45 मिनट में कुछ डिस्टेंस को कवर कर देता है। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल इन 2 आवर 10 मिनट्स देन द स्पीड ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पे देखिए अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम है 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट का मतलब कितना हो गया, 45 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करना चाहूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो 3 + 3/4 कितना हो गया, 4 3 12 और 3 15, 15/4 इंटू स्पीड है 5 की, तो 15 पंजे 75, 75/4 किलोमीटर। अब इतना किलोमीटर को वो 2 घंटे 10 मिनट में कवर कर ले रहा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है अपने पास 2 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब हो गया 10/60 इक्वल टू 1/6, तो 2 + 1/6 मतलब 13/6। इसको सोल्व कर लेते हैं, 75/4 इंटू 6/13, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और तो कुछ भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, ऊपर में आ जाएगा 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 मतलब 225, 225/26, दिस इज इक्वल टू 26 का जो है ये आपका लगभग मेरे हिसाब से 8 बार में चला जाना चाहिए। 8 बार में देख लेते हैं, 8 6 48 की 8, 4 80 ऊपर चढ़ गई, हाँ 8 बार में चला जाएगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, 8 17/26। मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर, with that his present sale is 1,28,800, what was his sale 2 years ago। देखिए पहले साल 12% का इंक्रीज है और दूसरे साल 15% का इंक्रीज है, उसकी वजह से उसकी प्रेजेंट सेल जो है 1,28,800 हो गई। तो 2 साल पहले कितनी सेल रही होगी, अगर 2 साल पहले की सेल को मैं x मान लू, तो पहले साल 12% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई होगी, 112%। फिर दूसरे साल 15% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई होगी, 115%। दिस इज इक्वल टू 1,28,800। तो यहां से x की वैल्यू अपन को निकालनी है, जो कि अपन निकाल सकते हैं। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी कटे आपको कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से अगर मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं 112 से, 112 का एक बार में 128 माइनस 112 कितना हो गया, 16, 16 मतलब 168, तो फिर से 112, 168 माइनस 112 कितना हो गया, 68 माइनस 12 अगर आप करेंगे तो हो जाता है 56, 560, 560 मतलब 5 बार में, तो 112 का 5 बार में 560, तो ये हो गया 1150, और 115 का ये कितने बार में हो गया, 10 बार में। तो यहां से देखिए x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 लाख के बराबर। दैट मीन्स कि 2 साल पहले जो उसकी सेल थी वो थी 1 लाख के बराबर। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपके लिए आती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।